सभी साथियों का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम समझ रहे थे नदियों के बारे में और नदियों में हमने जो अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा था। एक तो अंतःप्रवाह की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और साथ में अरब सागरीय अपवाह तंत्र। तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जो भी नदियाँ थी जिनका प्रतिशत केवल 17% था राजस्थान के संदर्भ में, उनकी हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे अंतःप्रवाह की नदियों की। तो अंतःप्रवाह की जो नदियों का क्षेत्र है राजस्थान में कुल नदियों का, तो उसमें से 60% जो क्षेत्र है वो अंतःप्रवाह की नदियों का है। और अंतःप्रवाह की नदियों में बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है उसका नाम आता है घग्गर नदी। घग्गर नदी, या जिसको हम और भी उपनामों से जानते हैं जैसे सरस्वती नदी, मृत नदी भी इसको कहते हैं, इसके बहाव क्षेत्र को नाली क्षेत्र कहते हैं। उन सब की बात हम करेंगे। तो अंतःप्रवाह की नदियों में पहली नदी जो है महत्वपूर्ण, उसका नाम है घग्गर नदी। दूसरी बात करेंगे दूसरी नदी की, साबी नदी की। तो घग्गर नदी, साबी नदी, कांतली नदी, उसी तरह कांकणी भी नदी, इन सब नदियों की बात हम करेंगे अंतःप्रवाह की नदियों के क्षेत्र। तो पहली नदी जो है जिसका नाम आता है घग्गर नदी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हमारी हेडिंग रहेगी घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र। तो सबसे पहले देखते हैं कि घग्गर नदी किस तरह से बहती है और किस तरह से इसका प्रवाह क्षेत्र है। तो अगर हम राजस्थान के नक्शे की बात करें तो राजस्थान का एक मैं रफली मैप ड्रॉ करूं, एक नक्शा बनाऊं, तो कुछ इस तरह का राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पर ये जैसलमेर वाला क्षेत्र और ये नीचे दक्षिणी राजस्थान, फिर हाड़ौती का पठार और ये पूर्वी राजस्थान। तो इस तरह का क्षेत्र राजस्थान का है। अब राजस्थान के क्षेत्र में सबसे ऊपर देखें तो यहाँ पर 2 जिले पड़ते हैं। एक जिले का नाम आता है, इधर तो एक गंगानगर जिला और इधर पड़ता है हनुमानगढ़ जिला। तो ये वाला जिले का नाम है हनुमानगढ़ और इधर पड़ता है गंगानगर, गंगानगर जिला, जिसका पुराना नाम क्या है, रामनगर। तो गंगानगर जो जिला है और हनुमानगढ़ जिला है आपस में, और हनुमानगढ़ जो है भारत का 31वें नंबर का जिला है। तो अगर हम बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ में जिसका बहाव क्षेत्र कौन सी नदी का है, घग्गर नदी का। तो घग्गर नदी को देखते हैं कि इसका बहाव क्षेत्र किस तरह से इन दोनों जिलों में है। तो अगर अपन उत्तरी इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, भारत के नक्शे की, तो सबसे ऊपर हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र आता है उसको बोलते हैं हम ग्रेट हिमालय या फिर महान हिमालय वाला भाग, जिसका एक और नाम आता है हिमाद्री, हिमाद्री या फिर महान हिमालय। तो हिमालय का सबसे उत्तरी जो छोर है, जो सबसे बड़ा पर्वत है, उसको हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर बीच में जो आता है उसको हम बोलते हैं मध्य हिमालय का भाग, मध्य हिमालय। और जो दक्षिण में हिमालय है जिसका नाम आता है शिवालिक श्रेणी, तो यह है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र की। तो शिवालिक श्रेणी में जो कालका की पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, वहां से उद्गम होता है कौन सी नदी का, घग्गर नदी का। तो घग्गर नदी के उद्गम स्थल को देख रहे हैं, और घग्गर नदी का उद्गम स्थल जो है वो हमने देखा कि कालका की पहाड़ियां कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो कालका हिल्स कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में कालका की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिसका हमने नाम दिया घग्गर नदी। तो यहाँ से ये नदी बहती हुई हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ में कौन सी जगह पे प्रवेश करती है, ये टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। इस जगह पे कौन सी तहसील है, जिसका नाम आता है टिब्बी तहसील। तो ये जो क्षेत्र है जिसका नाम है टिब्बी तहसील,
कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में ये नदी प्रवेश करती है। कहाँ से उद्गम है इसका? हिमाचल प्रदेश से, और राजस्थान में प्रवेश कर रही है टिब्बी तहसील पे। और ये जो बहती है और उसके बाद बहती हुई कहाँ जाएगी? ये हनुमानगढ़ से बाहर निकल के गंगानगर, और श्री गंगानगर से बहती हुई राजस्थान को पार करके ये जा सकती है कहाँ तक? फोर्ट अब्बास तक। कहाँ तक जा सकती है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास जो जगह है वो कहाँ है? फोर्ट अब्बास जो जगह है वो है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये नदी का बहाव क्षेत्र है। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश की कालका की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लेकर फोर्ट अब्बास। तो इसलिए घग्गर नदी को हम एक अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी? इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों कहा? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान दोनों में बहती है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले कहाँ से आएगी? हिमाचल प्रदेश से आएगी। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से इसके बाद ये आती है हरियाणा में। हरियाणा के बाद ये आती है पंजाब, और पंजाब के बाद इसका प्रवेश होता है राजस्थान में, और राजस्थान में प्रवेश के बाद ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। तो हमने क्या देखा कि हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम हुआ, उसके बाद ये प्रवेश करेगी कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा के बाद पंजाब में, और पंजाब हरियाणा में बहते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और फिर बाद में जब इसका जल स्तर कुछ ज़्यादा हो जाता है, अगर मान लो कालका की पहाड़ी में ज़्यादा बारिश हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे बारिश हो जाए तो इसका जल स्तर बढ़ जाएगा, और जल स्तर बढ़ने के बाद ये राजस्थान से भी बाहर निकल जाएगी, जहाँ पर कहाँ तक चली जाती है? फोर्ट अब्बास। पर ये तभी संभव है जब इस यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो। अगर बारिश ज़्यादा नहीं होती, और इसको हमने किस में गिना है? अंतर प्रवाह की नदियों में। तो अगर यहाँ पे ज़्यादातर बारिश कम होती है, इसलिए ये कुछ दूरी पर बहकर ही गंगानगर या हनुमानगढ़ में समाप्त हो जाती है। इसलिए इसको हमने अंतर प्रवाह की नदियों में रखा है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जब ये बहती है तो इसका जो क्षेत्र ये काफ़ी पतला क्षेत्र है। काफ़ी पतला क्षेत्र होने के कारण इसको नाली क्षेत्र भी कहा जाता है, और इसके प्रवाह को नाली क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके अपवाह क्षेत्र की बात करें, अपवाह क्षेत्र की, तो इसके अपवाह क्षेत्र को जो राजस्थान है उसमें तो कहा जाता है नाली। नाली क्योंकि ये नाली की तरह बहती है, बिल्कुल पतली धारा इसकी है। और अपवाह क्षेत्र को, इसको पाकिस्तान में इसके अपवाह क्षेत्र को कहा जाता है हकरा। तो काफी बार पूछा गया ये प्रश्न, पाकिस्तान में इसके अपवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, जबकि राजस्थान में इसके जो अपवाह क्षेत्र है नाली कहा जाता है। नाली या फिर पाट, नाली या फिर पाट, पाट। तो इसके अपवाह क्षेत्र को राजस्थान में पाट या फिर नाली कहा जाता है, और पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। तो इसका उद्गम हमने देखा कि कालका की पहाड़ी शिवालिक श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है, और टिब्बी तहसील से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती। हनुमानगढ़ में इसके यहाँ पर एक झील बनी हुई है, यहाँ पर इसके किनारे एक झील बनी हुई है। इस झील का नाम आता है तलवाड़ा झील। ये कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील जो है किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और इसकी विशेषता क्यों है, क्यों इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि ये राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील, सबसे नीचे स्थित है। अगर मैं बात करूँ राजस्थान की सबसे ऊपरी झील की, तो वो माउंट आबू में नक्की झील, और सबसे नीची झील हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तलवाड़ा झील, जो कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी है ये, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 1 2 3 4 राज्यों में ये बहती है इंडिया के, और उसके बाद पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये चली जाती है। तो हमने क्या कहा कि जब यहाँ पर बहुत तेज बारिश आती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और ये फोर्ट अब्बास तक भी चली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कौन सी नदी को? घग्गर नदी को। और घग्गर नदी की बात करें, अगर
इस नदी की और बातें करें तो इस नदी के किनारे मान लो एक घग्गर नदी है, और एक घग्गर नदी कहाँ पर प्रवेश कर रही है? टिब्बी तहसील। और टिब्बी तहसील कहाँ है? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़। तो इस नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ है। उन सभ्यताओं की बात करते हैं तो इसके किनारे बहुत सारी छोटी छोटी सभ्यताएं हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है एक तो कालीबंगा सभ्यता होगी, कालीबंगा सभ्यता। दूसरी सभ्यता की बात करें तो पीलीबंगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, बड़ोपल, बड़ोपल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता। तो रंगमहल, बड़ोपल। तो इस तरह से बहुत सारी सभ्यताएं इस नदी के किनारे बसी हुई है। तो हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ोपल ये सभ्यताएं किसके किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे, जिसका उद्गम कालका की पहाड़ियां कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से होता है। उसकी तरह एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसकी हम बात करेंगे, और वो नदी का नाम आता है साबी नदी। साबी नदी या फिर साबी रिवर। तो अंतःप्रवाह की नदी क्षेत्र में हमने एक नदी देखी, घग्गर नदी, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी है। और अगर घग्गर नदी की एक और बात करें तो इसकी जो लंबाई है, घग्गर नदी की लंबाई जो है वो है 465 किलोमीटर। किसकी लंबाई? घग्गर नदी की। घग्गर नदी की लंबाई क्या है? 465 किलोमीटर। और इसके अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं राजस्थान में? नाली क्षेत्र। अगर इसके उपनामों की बात करी जाए, जिसकी हमने बात नहीं करी, जिसको सरस्वती नदी भी कहते हैं, सरस्वती नदी, इसको नट नदी भी कहते हैं, इसका और नाम मृत नदी, क्योंकि जो इसका बहाव क्षेत्र बहुत कम है, कभी कभी ये सूखी हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको मृत नदी भी कहा जाता है। और सरस्वती नदियों को जो वेद है उनमें नदी तमा कहा गया है। नदी तमा, नदी तमा का मतलब होता है नदियों में उत्तम, नदियों में उत्तम। और ये बहुत ही सरस्वती बहुत पवित्र नदी इसको माना जाता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नाम हैं और इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं साबी नदी की, और साबी नदी का जो क्षेत्र है उसको हम देखेंगे तो इसका जो उद्गम है वो जयपुर से होता है। तो जयपुर में पहाड़ियां हैं, सेबर की पहाड़ियां, सेबर पहाड़ियां। सेबर पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है, और ये नदी क्या है? अलवर में बहती हुई, जयपुर से होके अलवर में बहती हुई ये निकल जाती है राजस्थान से बाहर, कहाँ पर? हरियाणा में। कौन सी नदी की बात हम कर रहे हैं? साबी नदी, जो कहाँ से निकल रही है? सेबर की पहाड़ियां, जयपुर से। इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जयपुर में जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे। यह है साबी नदी, जिसका बहाव क्षेत्र राजस्थान और हरियाणा में है, और ये जयपुर में बहने के बाद अलवर में बहती है, और अलवर के बाद ये हरियाणा में निकल जाती है। और कहाँ तक ये जाती है? ये जाती है पटौदी गुरुग्राम तक। पटौदी गुरुग्राम, गुरुग्राम। गुरुग्राम क्यों नाम रखा गया? पहले इसका नाम गुड़गांव हुआ करता था। गुड़गांव से इसका नाम गुरुग्राम कर दिया। किसके ऊपर? जो अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उनकी जो कर्म स्थली रही है, इसलिए इसको नाम गुरुग्राम कर दिया गया। तो गुरुग्राम पटौदी जो है जगह है, वहां तक ये जाती है और वहां जाके ये लुप्त हो जाती है। तो इसका जल ना तो अरब सागर में जाता है और ना ही बंगाल की खाड़ी में जाता है। ये इसलिए ये किसका भाग है? अंतः प्रवाह की नदियों तंत्र का भाग है, जो सेबर की पहाड़ियां, जयपुर से इसका उद्गम। जोधपुरा सभ्यता इसके किनारे, और ये सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। नाम जोधपुरा है पर जयपुर में ये सभ्यता स्थित है। और यहाँ की महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि यहाँ पे हाथी दांत के अवशेष मिले हैं। हाथी दांत के अवशेष इस सभ्यता से प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता से? जोधपुरा सभ्यता से।
तो इस तरह आज की वीडियो में मैंने दो नदियों को देखा, एक तो घग्गर नदी और जो दूसरी नदी है जिसका नाम है साबी नदी। तो इन दोनों नदियों के बारे में ध्यान रखना। हमने घग्गर नदी की लंबाई की बात करी 465 किलोमीटर, जिसका और नाम सरस्वती, नट या मृत नदी है, जिसको नदीतमा नदियों में उत्तम कहा गया है। और साबी नदी की बात करें तो ये गुड़गांव तक जाती है, और जब इसकी लंबाई की बात करें तो वह 185 किलोमीटर है, 185 किलोमीटर, जो कहाँ से कहाँ तक बहती है, राजस्थान और हरियाणा दो राज्यों में बहती है। तो आगे और भी नदियां हैं, उनकी हम बात करेंगे। कांतली नदी, रूपारेल, कांगनी नदी, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इन दो नदियों तक रहने देते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।